हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का वीडियो जो है आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी का, एसएससी का, सीजीएल का, या फिर रेलवे द्वारा जो भी आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम होता है उसकी तैयारी कर रहे हो, आप सभी के लिए ये वीडियोज़ इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं साइंस से एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक का एमसीक्यू कराने वाला हूँ, जो कि आपको इस टॉपिक को कंप्लीट कराने में, याद करने में आपका बहुत मदद करेगा। ठीक है, साइंस का ये टॉपिक है ह्यूमन डिजीज़ या फिर कह लीजिए मानव रोग। क्योंकि हमने देखा है कि कई बार से किसी भी एग्ज़ाम की बात कर लो, उन एग्ज़ाम्स में जीवाणु हो गया, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक, विटामिन, इन सभी से होने वाले जितने भी रोग होते हैं या फिर इनकी कमी से, विटामिन की कमी से, या फिर इन सभी से होने वाले जो रोग होते हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं इन्हीं सारे जो भी जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक, इन सभी के द्वारा होने वाले जो रोग होते हैं या फिर विटामिन की कमी से जो होने वाले रोग होते हैं, उन सारे जितने भी रोग होते हैं उन सभी का हम यहाँ पे एमसीक्यू के फॉर्मेट में हम प्रैक्टिस करने वाले। तो आप अपने साथ एक पेन पेपर लेके बैठिएगा और इसको अपने टेस्ट की तरह देने की कोशिश करिएगा और देखिएगा कि आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 1 होगा। इसके बाद पार्ट 2 भी लेकर आऊँगा, और जैसे ही ये वाला मानव रोग वाला ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इसका पीडीएफ जो है मैं अपना टेलीग्राम चैनल सीजीपीएससी एबीसीडी का जो टेलीग्राम चैनल है उसमें मैं डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का इस एमसीक्यू सीरीज का, जो कि मानव रोग से संबंधित है। अगर वीडियो पहली बार आप अगर हमारे चैनल में आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है आप सभी के लिए कि मानव में होने वाला रोग, ठीक है, मानव में होने वाला रोग मलेरिया किसके कारण होता है? ठीक है, बताइए, जीवाणुओं के द्वारा, विषाणु के द्वारा, कवक के द्वारा, या फिर प्रोटोजोआ के द्वारा? किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ को हम परजीवी भी कहते हैं। ठीक है, परजीवी भी कहते हैं, याद रखिएगा। तो ये मलेरिया जो है ये प्रोटोजोआ अर्थात परजीवियों के कारण होने वाली एक, मानव में होने वाली एक बीमारी है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर ये भी आपसे पूछ दिया कि किस परजीवी के द्वारा होता है, ठीक है, जो मलेरिया होता है कौन से परजीवी के द्वारा होता है, अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ लेगा तब भी पूछा जा सकता है। उसका आंसर है प्लाज्मोडियम। ठीक है, क्या याद रखना है? प्लाज्मोडियम नामक जो प्रोटोजोआ होता है या फिर जो परजीवी होता है उसके द्वारा ही ये मलेरिया रोग जो होता है। और इस मलेरिया से प्रभावित अंग भी कई बार से पूछता है, तो जो स्प्लीन होता है, तिल्ली होता है ना, तिल्ली जो होता है वो प्रभावित होता है, और जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं हैं, वो प्रभावित होते हैं, याद रखिएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 है आप सभी के लिए कि प्लाज्मोडियम कौन सी प्रजाति, प्लाज्मोडियम की कौन सी प्रजाति घातक मलेरिया का कारण होता है? देखिए, प्लाज्मोडियम से मलेरिया तो होता है, लेकिन प्लाज्मोडियम भी कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, वेरियस टाइप ऑफ प्लाज्मोडियम होते हैं। तो इसमें से यहाँ पे जो भी ऑप्शंस दिख रहा है ये सब प्लाज्मोडियम के प्रकार ही हैं। तो इसमें सबसे खतरनाक कौन सा है जो कि सबसे घातक प्रकार के मलेरिया का कारण बनता है? बताइए। विवैक्स हो गया, फॉल्सीपेरम हो गया, ओवेल हो गया, या फिर मलेरियल हो गया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फॉल्सीपेरम जो होता है सबसे खतरनाक होता है, जिसके कारण एक सबसे गंभीर या फिर घातक मलेरिया का कारण होता है फॉल्सीपेरम प्लाज्मोडियम। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा प्रश्न है स्क्रीन के ऊपर कि निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु के द्वारा नहीं होता है? ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है, और इसका आंसर आप तभी दे पाएंगे जब आपको पता होगा कि जीवाणुओं के द्वारा कौन सा रोग होता है, विषाणु के द्वारा कौन सा होता है, कवक के द्वारा, परजीवी के द्वारा, किसके द्वारा होता है। ठीक है, तो जीवाणु के द्वारा नहीं होता है, आपसे ये पूछा है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डेंगू। ठीक है, इसको डेंगू ज्वर भी कहते हैं। ये डेंगू ज्वर जो है ये जीवाणुओं के द्वारा नहीं होता है। बाकी डिप्थीरिया जीवाणु के द्वारा होता है, प्लेग भी जीवाणु से होता है, न्यूमोनिया भी जीवाणु से होता है, लेकिन डेंगू ज्वर जो है ये जीवाणुओं के द्वारा नहीं बल्कि विषाणु के द्वारा होता है। ठीक है, वायरस के द्वारा ये होता है। कौन सा? डेंगू ज्वर। यहाँ पे नाम भी याद रखिएगा, कौन सा विषाणु अगर पूछ लेगा तो अर्बो वायरस। कौन सा? मैं यहाँ पे इसका नाम लिखता हूँ, विषाणु का नाम जिसके कारण डेंगू ज्वर होता है उसका नाम है अर्बो वायरस। अर्बो वायरस के कारण ही ये डेंगू ज्वर जो है होता है। ठीक है, ये वायरस जो है ना, डेंगू ज्वर जो है, एक्चुअली में यह वायरस कैसे फैलता है? तो मच्छरों के माध्यम से ये फैलता है। कौन सा मच्छर है? तो एडिस एजिप्टी जो मादा मच्छर होता है, यहाँ पे मच्छर का नाम लिखता हूँ क्योंकि कई बार से ये भी पूछा जाता है कि डेंगू ज्वर जो है
इसका वाहक कौन होता है? तो एडिस एजिप्टी, ठीक है, एडिस एजिप्टी नामक जो मच्छर है इसके काटने से ही डेंगू ज्वर होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। ये एडिस एजिप्टी मच्छर जो है यही इसके विषाणु जो कि अर्बो वायरस है इसका वाहक होता है, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मुंह का पीएच मान किससे कम होने पर दांतों में सड़न होने लगता है? देखिए हमारा जो मुंह होता है, माउथ होता है, उसका एक पीएच वैल्यू जो है मेंटेन होना बहुत अधिक आवश्यक है। अगर ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए, तब कहीं ना कहीं हमारा जो मुख है उसमें कई बार मसूड़े जो होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, दांत झड़ने लगते हैं, दांत में सड़न होने लगते हैं, ऐसी परेशानियां होने लगती है। तो जब कभी भी मनुष्य के मुंह का पीएच मान 5.5 से कम, ठीक है, 5.5 से कम हो जाता है, तब उसके दांतों में सड़न जैसी बीमारी जो है होने लगता है, ठीक है, याद रखिए। तो इससे क्या होता है, जब पीएच मान जो है 5.5 से कम होता है तो जो दांतों का जो एनामेल होता है, ठीक है, दांतों का जो एनामेल होता है वो क्या होता है, वीक होने लगता है, कमजोर होने लगता है, ठीक है, याद रखिएगा। जो दांतों का एनामेल है किससे बना होता है? तो याद रखिएगा ये कैल्शियम और फास्फोरस से बना होता है, कैल्शियम और फास्फोरस से बना होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, 5.5 से कम होने पर क्या होता है, से होता है, ठीक है। 5.5 से कम होने पे जो अगर पीएच मान कम हो जाएगा तो दांतों में सड़न जैसी होने लगती है, ठीक है। तो 4 प्रश्न हमने देख लिया। चलिए 5वां प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न में से कौन सा एक हड्डी रोग विकार नहीं है? ठीक है, मतलब हड्डियों से संबंधित विकार नहीं है, चारों में से कौन, आपको ये बताना है, ठीक है। बर्साइटिस, फाइब्रोमाइगिया, थैलेसीमिया या फिर कैफोसिस या फिर काइफोसिस भी इसको कहते हैं। बताइए कौन सा हड्डी रोग विकार नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, थैलेसीमिया। ये थैलेसीमिया जो है ये हड्डियों से संबंधित विकार या फिर बीमारी नहीं है, ठीक है। थैलेसीमिया जो है एक जेनेटिक बीमारी है कह लीजिए, या फिर एक अनुवांशिक रक्त विकार है, ब्लड में होने वाली एक तरह का बीमारी है या फिर डेफिशिएंसी होती है, ठीक है, रक्त में होने वाला एक विकार होता है। देखिए जब कभी भी मान लीजिए जो हमारा जो ब्लड होता है उसमें अगर एक नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, अगर उससे कम हो जाए, ठीक है, सामान्य से कम हीमोग्लोबिन हो जाए, हीमोग्लोबिन मतलब सामान्य से कम अगर हीमोग्लोबिन हो जाए या फिर कम आरबीसी हो जाए, दोनों मान के चलिएगा, हीमोग्लोबिन भी अगर कम हो जाए या फिर आरबीसी रेड ब्लड सेल्स लाल रक्त कणिकाएं भी कम हो जाए, तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं थैलेसीमिया होता है। अब इसके विकार को जो चेक करते हैं, जो इसको टेस्ट करता है कि भाई थैलेसीमिया है कि नहीं, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है, तो उसको हीमेटोलॉजिस्ट भी कहते हैं, ठीक है, हीमेटोलॉजिस्ट के द्वारा इसकी चेक की जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, थैलेसीमिया जो है एक हड्डी रोग विकार नहीं है, आप सभी को याद रखना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां है कि निम्न में से कौन सा विटामिन को नियासिन के रूप में भी जाना जाता है? ये भी एक अच्छा प्रश्न है क्योंकि ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, ठीक है। बताइए कि कौन सा ऐसा विटामिन है जिसको नियासिन के नाम से जाना जाता है? विटामिन B3, B6, B9 या फिर B12, किसको कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन B3 को नियासिन के नाम से जाना जाता है। निकोटिनामाइड भी कहा जाता है, नियासिन भी कहा जाता है, या फिर कई बार से इसको निकोटिनामाइड, ठीक है, ये यहाँ पे मैं लिखता हूँ, नियासिन के साथ साथ इनको क्या कहा जाता है? निकोटिनामाइड, ठीक है, याद रखिए, निकोटिन से याद रखिएगा, निकोटिनामाइड, इसको दोनों नाम से जाना जाता है, ठीक है। विटामिन B6 को है, इसको और किस नाम से जाना जाता है? याद रखिएगा, इसको हम पायरिडॉक्सिन भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं विटामिन B6 को? पायरिडॉक्सिन के नाम से भी विटामिन B6 को जाना जाता है। जो B9 है, विटामिन B9 को हम फॉलिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है? फॉलिक एसिड, फॉलिक अम्ल या फिर फॉलिक एसिड या फिर फोलेट कहते हैं, सीधी सी बात, फोलेट, ठीक है, फोलेट, ये दोनों इसी को कहा जाता है। फोलेट कह लीजिए, फॉलिक अम्ल कह लीजिए, ये विटामिन B9 का अन्य रूप से जाना जाता है। और विटामिन B12 बहुत कॉमन एग्जाम में पूछा जाता है, इसको हम साइनोकोबालामिन भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? साइनोकोबालामिन, ठीक है, साइनोकोबालामिन के नाम से B12 को जानते हैं। हाँ, ये भी याद रखिएगा कि जो विटामिन B3 है, जिसको हम निकोटिनामाइड कह रहे हैं या फिर नियासिन कह रहे हैं,
इसकी कमी से कौन सी रोग होती है, तो मैं यहाँ ऊपर में लिखता हूँ, ठीक है, आप लोग सही तरीके से लिख लीजिए। जो नियासिन है या फिर विटामिन B3 है, इसकी डिफिशियंसी से, इसकी कमी से एक बीमारी होता है जिसको हम पेलाग्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? पेलाग्रा, ठीक है, पेलाग्रा कहते हैं। ऐसी ये त्वचा में, एक्चुअली में त्वचा वाला दाग जो होता है ना, त्वचा का दाग एक तरह का, उसी को हम पेलाग्रा के नाम से जानते हैं। तो ये था प्रश्न क्रमांक 6। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां की ओर। क्वेश्चन नंबर 7वां है आप सभी के लिए कि इन्फ्लुएंजा रोग जो है निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? जीवाणु, विषाणु, कवक या फिर प्रोटोजोआ, किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विषाणु के द्वारा, ठीक है, वायरस के द्वारा या फिर कह लीजिए विषाणुओं के द्वारा जो है इन्फ्लुएंजा रोग जो है होता है, ठीक है। वायरस का नाम भी याद रखिएगा कि जो इन्फ्लुएंजा होता है कौन से वायरस के कारण होता है? तो मिक्सो वायरस, ठीक है, मिक्सो वायरस के कारण ही इन्फ्लुएंजा होता है, ठीक है। और इससे जो हमारा संपूर्ण शरीर इससे प्रभावित होता है। अगर इसका प्रभावित अंग पूछ ले तो शरीर, संपूर्ण शरीर जो होता है ये इन्फ्लुएंजा से प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि इटाई रोग किसके कारण होता है? एक बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न जो है कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है कि इटाई रोग जो है किसके कारण होता है? मरकरी के कारण, अधिकता के कारण, बोल लीजिए मरकरी की अधिकता के कारण, कैडमियम की अधिकता, आर्सेनिक या फिर नाइट्रेट, किसकी अधिकता के कारण इटाई रोग होता है? बहुत ही बेहतरीन सवाल। यहाँ पे इसके बाद भी एक सवाल आएगा जो कि इसी से संबंधित है, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, जरूर याद रखिएगा, ठीक है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसका आंसर, इसका ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 8 का, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर बी, कैडमियम, ठीक है। किसके कारण? तो कैडमियम की अधिकता के कारण इटाई रोग होता है, ठीक है, याद रखिए, कैडमियम की अधिकता के कारण इटाई रोग होता है। और सबसे पहली बार 1960 में इसको जापान में देखा गया था, ठीक है। जब औद्योगिकरण की स्थिति आती है तो कई बार ऐसा होता है कि कैडमियम की मात्रा जो है पानी में वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण इटाई नामक रोग जो है होता जाता है। और ये जापान में पहली बार इसको पहचाना गया था, ठीक है, कहाँ? जापान के अंदर। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 को भी आप नोट करके रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रोग और कारक तत्व से सुमेलित नहीं है, ठीक है। बहुत ही शानदार प्रश्न, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको नोट करके जरूर रखिएगा। इटाई तो कैडमियम के कारण होता है, हमने तो अभी देखा पिछले वाले प्रश्न पे ही। मिनी माता रोग जो है ये मरकरी की अधिकता के कारण होता है, बिल्कुल राइट आंसर है। ब्लैक फुट रोग भी आर्सेनिक के कारण होता है, बिल्कुल ही राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर जी, जो ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक जो बीमारी है सल्फर के कारण नहीं होता, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ये ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है ये किसके कारण होता है? तो याद रखना आपको, ये नाइट्रेट के कारण होता है, ठीक है। किसके कारण होता है? नाइट्रेट के कारण ये ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग जो है होता है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि चिकनगुनिया का कारक क्या होता है? गैर क्लोरोफिलिस जीवाणु, निमेटोड, वायरस या फिर कवक, किसके कारण चिकनगुनिया होता है? आप सभी को बताना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये वायरस के कारण जो है चिकनगुनिया होता है। वायरस का नाम भी याद रखिएगा, चिकनगुनिया वायरस ही कहते हैं, ठीक है। ये चिकनगुनिया वायरस के कारण ही होता है। चिकनगुनिया का CHIKV, चिक वी याद रखिएगा, चिकनगुनिया वायरस के कारण ही चिकनगुनिया का ये बीमारी होता है, ठीक है। एक्चुअली में मैंने पहले ही बताया कि जो एडिस एजिप्टी है ना, उसके कारण डेंगू ज्वर भी होता है, और जो एडिस एजिप्टी है इसके कारण जो है हमारा चिकनगुनिया भी होता है, इसके काटने से। तो मच्छर जो है, यहाँ पे मैं नाम ऊपर में लिख रहा हूँ, आप लोग नोट करके रखिएगा कि चिकनगुनिया जो है, चिकनगुनिया ये किस मच्छर के काटने से होता है? तो यहाँ पे एक मच्छर तो हमारा एडिस एजिप्टी होगा ही, ठीक है, एडिस एजिप्टी एक हो गया। एक और भी इसी तरह का है, दूसरे मच्छर का भी नाम याद रखिएगा, जिसका नाम है एडिस एल्बोपिक्टस, एडिस एल्बोपिक्टस, ठीक है, एल्बिस एल्बोपिक्टस। ये दोनों ऐसे मच्छर हैं जिनके कारण जो है चिकनगुनिया जो है फैलता है, राइट। तो इसका आंसर आप सभी को याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, वायरस के कारण चिकनगुनिया होता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11वां प्रश्न है स्क्रीन के ऊपर आप सभी के लिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक चिकन पॉक्स विषाणु है, ठीक है। चिकन पॉक्स आप जानते ही हो कि बहुत ही कॉमन बीमारी है। चिकन पॉक्स को और किस नाम से भी जाना जाता है, कि आप सभी को पता है? छोटी माता कहते हैं, ठीक है। चिकन पॉक्स को ही हम क्या कहते हैं? छोटी माता कहते हैं। छोटी माता नामक जो चिकन पॉक्स बीमारी होती है, ये पहली बात तो विषाणु वायरस के कारण होता है, लेकिन कौन से वायरस के कारण होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, वेरिसेला वायरस जो है, वेरिसेला विषाणु, इसी के कारण छोटी माता या फिर कह लीजिए चिकन पॉक्स होता है, ठीक है, याद रखना है।
और ये जो विब्रियो कॉलरी है, ऑप्शन नंबर जो बी है विब्रियो कॉलरी, ये हैजा किस वायरस के कारण होता है? तो विब्रियो कॉलरी, ठीक है। विब्रियो कॉलरी नामक ये जीवाणु है, ठीक है। ये विब्रियो कॉलरी क्या है? एक जीवाणु है, ठीक है ये, और इसके कारण क्या होता है? तो हैजा होता है, ठीक है। बेसिलस टाइफोसिस जो आप देख रहे हैं, ये बेसिलस टाइफोसिस ये भी एक जीवाणु है, ठीक है। बेसिलस टाइफोसिस ये भी एक जीवाणु है, और इसके कारण क्या होता है? तो टाइफाइड बुखार जो आपने सुना होगा, टाइफाइड बुखार, ये इसी जीवाणु के कारण होता है, ठीक है। और इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, राइट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है कि क्षय रोग, जिसको हम ट्यूबरोक्लोसिस भी कहते हैं, जिसको हम तपेदिक भी कहते हैं, इन शॉर्ट इसको हम टीबी भी कहते हैं। टीबी का फुल फॉर्म होता है ट्यूबरोक्लोसिस, इसी को हम क्षय रोग कहते हैं, इसी को तपेदिक कहते हैं। के प्रतिरक्षण के लिए बीसीजी वैक्सीन खाली स्थान के द्वारा विकसित किया गया था। मतलब जो बीसीजी का टीका है किसके द्वारा विकसित किया गया था, आप सभी को बताना है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, अल्बर्ट कॉलमेट और कैमिली गुएरिन, इन्होंने ही ये बीसीजी का टीका का क्या बोलते हैं, इन्होंने विकसित किया था। कब किया था? 1921 में विकसित किया था, इसको याद रखिएगा। ये दोनों एक्चुअली में फ्रांसिस, ठीक है, फ्रांसिस बैक्टीरियोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने ही क्षय रोग का टीका का, बीसीजी का टीका का खोज किया था, याद रखिएगा 1921 के अंदर, ठीक है। बीसीजी टीका जो होता है इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, कई बार से पूछा जाता है, बेसिलस कॉलमेट गुएरिन, इन्हीं के नाम पे एक्चुअली में रखा गया है, ठीक है। बेसिलस कॉलमेट और गुएरिन, ये बीसीजी का फुल फॉर्म होता है, याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 नंबर का प्रश्न है कि बेसिल कॉलमेट गुएरिन, बीसीजी खाली स्थान के लिए एक टीका है। बीसीजी का टीका किसके लिए होता है? तो मैंने इससे पहले ही बताया, तपेदिक, जिसको हम क्षय रोग भी कहते हैं, ठीक है, क्षय रोग कह लेते हैं, इसी को तपेदिक कहते हैं। ट्यूबरोक्लोसिस इसका फुल फॉर्म होता है। तो बीसीजी का टीका इसके लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। 14 नंबर का प्रश्न है कि मानवों में पेचिस को उत्पन्न करने वाले जीवाणु का नाम बताइए। एक्चुअली में जो पेचिस रोग है ये जीवाणुओं के द्वारा भी होता है, और ये जो है प्रोटोजोआ के द्वारा भी होता है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। जीवाणुओं के द्वारा भी होता है, और ये प्रोटोजोआ अर्थात परजीवियों के द्वारा भी ये पेचिस होता है। तो यहाँ पे जीवाणु की बात किया गया है, तो शिगेला नामक जो जीवाणु है उसके कारण मानव में पेचिस भी होता है, ठीक है। ठीक है, जीवाणुओं में जो जीवाणु के साथ साथ पेचिस जो है परजीवी के द्वारा तो होता ही है। हाँ, यहाँ पे प्रोटोजोआ अगर पूछ ले कि किस प्रोटोजोआ के कारण होता है, किस परजीवी के कारण होता है, तो उसका नाम भी याद रखिएगा, एंट अमीबा हिस्टोलिका। एंट अमीबा हिस्टोलिका, ये जो प्रोटोजोआ होता है इसके कारण भी पेचिस होता है। तो आपको दोनों नामों को याद रखिएगा, ये है हिस्टोलिका। तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और ये जो पेचिस है इससे हमारा शरीर का जो आंत होता है, इंटेस्टाइन होता है, वो प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 नंबर का प्रश्न है कि नार्कोलेप्सी किससे संबंधित एक बीमारी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अत्यधिक नींद का एक विकार है। जब बहुत अधिक नींद आने लगे तो इस विकार को नार्कोलेप्सी कहते हैं। नार्कोलेप्सी इसी से संबंधित है, आप सभी को याद रखना है, ठीक है। सोने की जो बीमारी होती है ये किसके कारण होता है? तो सोने की बीमारी जो है ना, प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रोटोजोआ या फिर कह लीजिए परजीवी के कारण ही सोने की बीमारी होती है। अच्छा, इसका वाहक कौन सा है? ये सोने की बीमारी के लिए जो प्रोटोजोआ होता है इसका वाहक कौन सा होता है? इसका वाहक सीसी मक्खी होता है। नाम भी याद रखिएगा, सीसी मक्खी जो है इसका जो प्रोटोजोआ होता है उसका वाहक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है कि मलेरिया का वाहक क्या होता है? ठीक है, हमने शुरू में देखा था मलेरिया किसके कारण होता है, तो प्लाज्मोडियम नामक जो प्रोटोजोआ परजीवी होता है उसके कारण होता है, हमने देखा था। लेकिन वो जो परजीवी है, जो प्रोटोजोआ है, उसका वाहक कौन होता है, आपसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मादा एनाफ्लिस जो मच्छर होता है ये इसका वाहक होता है। तो जब भी मादा एनाफ्लिस मच्छर काटे तो उससे मलेरिया होने की संभावना अधिक हो जाती है, ठीक है, क्योंकि मलेरिया के लिए जो प्लाज्मोडियम परजीवी होता है उसका वाहक यही होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और सीसी मक्खी है, सीसी मक्खी तो हमने ऊपर देखा, ये किसका वाहक है भाई? तो सोने की जो बीमारी होती है, एक्चुअली में सोने की जो बीमारी होती है इसके लिए जो परजीवी है उसका नाम भी याद रखिए, ट्रिपेनोसोमा।
ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा नामक जो परजीवी है उसका वाहक होता है सीसी मक्खी, और इसी मक्खी के काटने की वजह से फिर सोने वाली बीमारी हो सकती है। ये जो बालू मक्खी है, बालू मक्खी, इसके कारण जो है काला जार होता है। ठीक है, काला जार। काला जार ये जो है किसकी, ये भी एक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण ही होता है। कौन सा परजीवी, उसका नाम भी याद रखिएगा, तो लिशमैनिया। ठीक है, लिशमैनिया डोनावानी, यहाँ पर ऊपर मैं नाम लिखता हूँ, लिशमैनिया डोनावानी। ये जो परजीवी है इसी के कारण जो है काला जार होता है। ठीक है, और इस परजीवी का वाहक कौन होता है, बालू मक्खी होता है। ठीक है, तो ये सभी का मैंने नाम बता दिया। और ये हर्पीस वायरस जो इसके कारण बीमारी होती है, जिसका नाम है हर्पीस। ठीक है, हर्पीस नामक बीमारी होता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17वां प्रश्न है कि हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस जिसको हम पीलिया भी कहते हैं, नामक रोग का कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है, तंत्रिका तंत्र, यकृत, संपूर्ण शरीर या फिर फेफड़ा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यकृत, जिसको हम लीवर कहते हैं। ठीक है, तो जब भी हेपेटाइटिस या पीलिया हो जाता है तो उसको यकृत उससे प्रभावित होता है। ठीक है, और ये जो पीलिया है किसके कारण होता है, तो वायरस के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण, वायरस के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 कि मसूड़ों का रोग पायरिया किसके कारण होता है, एंट अमीबा जिंजिवैलिस, एंट अमीबा हिस्टोलिका, या फिर लिशमैनिया डोनावानी, या फिर ट्रिपेनोसोमा। किसके कारण जो है मसूड़ों में होने वाला जो रोग है पायरिया, पायरिया किसके कारण होता है आप सभी को बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है, पहली बात तो ये पायरिया किसके कारण होता है, तो प्रोटोजोआ के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण, प्रोटोजोआ के कारण होता है, परजीवी के कारण होता है पायरिया। और किसके कारण, तो ऑप्शन नंबर ए, एंट अमीबा जिंजिवैलिस, एंट अमीबा जिंजिवैलिस है, इसी के कारण मसूड़ों में पायरिया होता है। ठीक है, और जो एंट अमीबा हिस्टोलिका है, इसको तो मैंने पहले ही बताया कि पेचिश, पेचिस किसके कारण होता है, तो एंट अमीबा हिस्टोलिका जो प्रोटोजोआ है इसके कारण होता है। लिशमैनिया डोनावानी के बारे में मैंने बताया, काला जार। ठीक है, मैंने पहले बता चुका है हालांकि कि ये जो काला जार है ये किस प्रोटोजोआ के कारण होता है, तो लिशमैनिया डोनावानी के कारण होता है। और ट्रिपेनोसोमा तो हमने देखा सोने की बीमारी, सोने की बीमारी। ठीक है, चलिए 19वां प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन पे कि टिटेनस किस जीवाणु के कारण होता है, बताइए। अच्छा प्रश्न है। ठीक है, जो टिटेनस होता है किस जीवाणु के कारण होता है, पास्चुरेला पेस्टिस, विब्रियो कॉलरी, क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी, या फिर कोरेनी बैक्टीरियम डिप्थीरी। किसके कारण जो है टिटेनस होता है, बताइए। टिटेनस किसके कारण होता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। ठीक है, ऑप्शन से ही पकड़ में आ जाएगा, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। टेटेनस, टिटेनस एक जैसा दिख रहा है ना, टेटेनी, टिटेनस, तो याद रखिए। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी के कारण, ये जो ऐसा जीवाणु है जिसके कारण टिटेनस होता है। राइट, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी था। पास्चुरेला पेस्टिस जो है इसके कारण क्या होता है, तो प्लेग। ठीक है, जो प्लेग नामक बीमारी हो किसके कारण होता है, पास्चुरेला पेस्टिस के कारण होता है। विब्रियो कॉलरी से हमने देखा कि कोलेरा, जिसको हम हैजा भी कहते हैं, वो होता है। कोरेनी बैक्टीरियम डिप्थीरी के कारण, डिप्थीरी से डिप्थीरिया याद रखिएगा। ठीक है, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया नामक बीमारी किसके कारण होता है, कोरेनी बैक्टीरियम डिप्थीरी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी के कारण टिटेनस होता है। 20वां प्रश्न है कि कुत्ता और बिल्लियों के काटने से होने वाली जो बीमारी रेबीज है वो किस विषाणु से होता है, मोरबिली वायरस, पोलियो वायरस, मिक्सो वायरस, या फिर रैबिडो वायरस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रैबिडो वायरस के कारण कुत्ता और बिल्ली जब काटते हैं तो रेबीज नामक बीमारी होती है। इसलिए जो अगर आप घर में कुत्ता बिल्ली पालते हैं तो उसको पहले से ही आप रेबीज का जो टीका आता है उसको आपको लगवा लेना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। मोरबिली वायरस से क्या बीमारी होता है, तो खसरा। ठीक है, खसरा नामक जो बीमारी है किसके कारण होता है, वायरस से होता है। किस वायरस से, मोरबिली वायरस। पोलियो वायरस से पोलियो होता है। ठीक है, पोलियो खुद में ही एक वायरस है, याद रखिएगा। और मिक्सो वायरस से तो हमने पहले ही देखा, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा किसके कारण होता है, तो मिक्सो वायरस के कारण होता है। ठीक है, तो इसका आंसर था ऑप्शन नंबर डी, रैबिडो वायरस, जो कि रेबीज का एक विषाणु होता है। राइट, तो इस वीडियो में हमने 20 प्रश्न देखा। वीडियो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, एक और वीडियो आएगा जिसमें जो बचे हुए जो इंपॉर्टेंट रोग हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन और भी करा दूंगा और पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप आरआरबी एनटीपीसी में भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा।
या फिर किसी भी एग्जाम का, एसएससी का भी देख रहे हैं, यूपीएससी, सीजीपीएससी या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को अगर देख के जाइएगा तो बहुत मदद मिलेगा, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और आरआरबी एनटीपीसी में से 2-3 क्वेश्चन, कई बार से 2 क्वेश्चन तो कभी कभी देखने को मिल जाता है, राइट। तो अच्छे से तैयार करके रखिएगा। इसका सेकंड पार्ट भी जल्दी मैं लेके आऊँगा, ठीक है। चैनल में अगर पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इसमें इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।